Hello everyone, my name is Sudhir Swarkade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और 11th क्लास का ये चैप्टर होने वाला है। इसको हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को देखिए और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो इसे हम बोलते हैं एक बार में चैप्टर कंप्लीट। तो यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही बार में आपका एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, है ना, जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो सेंड कीजिए, है ना, उसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। तो चलो बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 यहाँ पे हम देख रहे हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा एक बार सिलेबस देख लेते हैं, है ना, तो ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार इस पर्टिकुलर चैप्टर में आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। देन उसके बाद साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजी और इसके अलावा लाइकेन, वायरस और वायरॉइड, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है इस चैप्टर में कि आखिरकार ये क्लासिफिकेशन हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन का तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक सिस्टमेटिकली categorize all the organism into various group and classes। so students, यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब होगा कि हम बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनको कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे कि सभी ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर कैसे हैं, सेम है ना, सिस्टमिक तरीके से हम देखेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन से कैरेक्टर सेम है और फिर उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पे उनको एक कैटेगरी दे देंगे और उनका एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे और बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टी के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड रहेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हमारे सामने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन जो हैं वो साइंटिस्ट ने दिए हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास आया था वो था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन था, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे बेसिकली वो फिलोसोफर थे, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के क्या किया, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे पास आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन वो थोड़ा सा अपग्रेड हुआ और क्या बन गया वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और देन उसको फिर और अपग्रेड किया और वो बन गया 3 डोमेन सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो इनिशियल तौर पे दिए गए थे और उनके अलग अलग बेसिस थे। तो उन्हीं बेसिस को हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो एरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 क्लासेस में यहाँ पे क्या कर दिया, क्लासिफाइड किया। तो बेसिकली उन्होंने एक को बोला प्लांट्स और दूसरे को बोला क्या, एनिमल। देन प्लांट को उन्होंने फर्दर डिवाइडेड किया, फर्दर उन्होंने उसको क्या किया, क्लासिफाइड किया। उन्होंने बोला ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स। तो ये क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने प्लांट को फर्दर किया, है ना। तो उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट या तो एनिमल होंगे और उन्होंने प्लांट को फर्दर ट्री, शब एंड हाउस में क्लासिफिकेशन किया। और ये इसका जो बेसिस था वो क्या था, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या थे, मार्फोलॉजिकल। अब ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हमको क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, जो हम देखते हैं। तो जो जो कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं, तो किसी भी प्लांट को देखोगे तो आप उसका प्लांट का जो डिजाइन है वो दिखाई देगा, है ना।
प्लांट की जो हाइट है वो दिखाई देगी, उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। सो दीज आर कॉल्ड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और इन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट को भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देन उन्होंने फर्दर एनिमल को भी डिवाइड करने का प्लान किया और उन्होंने डिवाइड किया, और वो भी किस बेसिस पे, ब्लड के बेसिस पे, है ना। तो ब्लड के बेसिस पे उन्होंने इसको क्या किया, डिवाइड किया, और दो पार्ट या फिर दो डिवीजन उन्होंने किए एनिमल के। एक वो थे जिनके पास रेड ब्लड था, क्या था, जिनके पास रेड ब्लड। तो जिनके पास रेड ब्लड थे उसको बोला क्या, एनीमिया। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उनको बोला अनेमिया। तो इनेमिया और अनेमिया, ये दो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किए, और वो भी किसके बेसिस पे, रेड ब्लड के बेसिस पे, जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को बताता है। तो इस तरीके से था क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिस्टोटल का जो इमेज है वो कुछ इस तरीके का है, और इन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशंस किए थे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत करना, तो वही यहाँ पे शुरुआत हो गई थी कि क्लासिफिकेशन दिया जाए। देन उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस, वो आए, और कैरोलस लीनियस ने यहाँ पे एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम देने की कोशिश की, जिनको उन्होंने बोला क्या, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम जो थे उसमें क्या किया कि उन्होंने दो किंगडम का फॉर्मेशन किया। कितने किंगडम बनाए, टू किंगडम्स। एक्चुअली किंगडम्स जो हैं एक ब्रॉड कैटेगरी है, किंगडम भी एक कैटेगरी है, एक ब्रॉड कैटेगरी, है ना। जैसे कि यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने एक किंगडम को बोला प्लांटी, और दूसरे किंगडम को बोला एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया, यहाँ पे दो किंगडम कैरोलस लीनियस ने बताए। और किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल प्लांट्स, प्लांटी किंगडम में उन्होंने सारे के सारे प्लांट्स, और एनिमल किंगडम में सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जब ये क्लासिफिकेशन था तो उन्होंने, कैरोलस लीनियस ने काफ़ी बढ़िया कोशिश की, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि एक्चुअल में प्लांट और एनिमल्स में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ खामियां भी थी, कुछ डिमेरिट्स भी थे, जिसके कारण इनका क्लासिफिकेशन जो है ज़्यादा दिनों तक एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, और हमको एक और नया क्लासिफिकेशन बनाना पड़ा। तो देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी डिमेरिट्स थी, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इनके क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि उन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन उसके बाद फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको एक साथ रख दिया था। यस, इनका जो मिस्टेक था वो ये था कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको एक ही ग्रुप में इंक्लूड कर दिया, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होता है, उनके सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। बट कैरोलस लीनियस के क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को एक में ही रख दिया। देन उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, दैट मीन्स यूकैरियोटिक्स होते हैं, सॉरी दैट मीन्स यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है। क्या मिलता है जिसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। और जिसमें क्या मिलता हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक बेसिकली कैसे होते हैं, उनमें एक्चुअल में अनडेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों में क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, बट फिर भी कैरोलस लीनियस ने इन्होंने एक ही ग्रुप में इसको इंक्लूड किया था। वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि कैसे होते हैं, बहुत सारे सेल्स के मिलकर बने होते हैं। इन दोनों को भी एक ही ग्रुप में उन्होंने इंक्लूड कर दिया था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक दैट मीन्स जो क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और नॉन फोटोसिंथेटिस जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरे के फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि फंजाई। इन दोनों ग्रुप को भी, मतलब इन दोनों ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स थे जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, इनको भी एक्चुअल में एक ही ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। तो ये मिस्टेक थी कैरोलस लीनियस की, जिसके कारण क्या हुआ, ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ।
देन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट इंक्लूड एनी कैटेगरी, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिनको कैटेगरी में रखा ही नहीं, जिनकी कोई कैटेगरी दी ही नहीं। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हो गया, ओल्ड हो गया। देन उसके बाद आया हमारा अपग्रेडेड वर्जन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है RH वाइटेकर ने यहाँ पे दिया था इसको, है ना, 1969 में। 1969 में आर एच वाइटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उन्होंने 5 किंगडम बना दिए। अभी जो देखा था हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, अब इन्होंने क्या करा कि उसको क्या कर दिया, फर्दर 5 किंगडम बना दिए, ताकि आप क्या कर सको, जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर सको, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ एनिमेलिया और प्लांटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म छूट रहे थे, जिसके कारण उनको सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहे थे, हम क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया वाइटेकर ने कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन पर्टिकुलर नाम के थ्रू उन्होंने बताया कि ये सभी हम क्या बोल सकते हैं, किंगडम बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, किंगडम। तो क्योंकि यहाँ पे कितने किंगडम्स है, 5 किंगडम, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 5 किंगडम है इसलिए इसका नाम रख दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। देन इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को करने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी सिलेक्ट किए, है ना, ताकि इसके बिहाफ पे क्या कर सकें, हम इसके बिहाफ पे हम उसको कैटेगराइज कर सकें, उनके स्ट्रक्चर को देख सकें। तो सबसे पहला क्राइटेरिया उन्होंने देखा सेल का स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता उनको तो वो सबसे पहले उसके सेल का स्ट्रक्चर देखते, देन उसके बाद उसके थैलस में देखते कि उसके थैलस का क्या ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो वो थैलस देखते हैं कि भाई उसमें कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना, सेल्स कैसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो थैलस बनाते हैं, सेल्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, थैलस। और बेसिकली थैलस वर्ड जो है हम जो आपके अनडेवलप्ड होते हैं, है ना, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक है। तो थैलस का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल ऑर्गेनिज्म बेसिकली उसमें हम देख सकते हैं ये सब कुछ। देन उसके बाद वो देखते हैं कि उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आखिरकार खाना कैसे खाते हैं, जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये आखिरकार अपनी भूख प्यास कैसे मिटाते हैं। तो क्या मोड है न्यूट्रिशन का, खुद बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये देखना पड़ता है। देन उसके बाद वो देखते हैं रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो किस टाइप का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो किस तरीके से हुए। देन उसके बाद आता है 5th पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उसके पुराने जो पूर्वज हैं, जो एंसिएस्टर्स हैं, तो एंसिएस्टर के साथ क्या कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, ये भी किंगडम्स में देखा जाता है क्लासिफिकेशन करते समय, है ना। तो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को मैं सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के और अधिक ब्रीफ करने के लिए और अधिक चीज़ें पता करने के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट तक पता करने के लिए हमको फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन यहाँ पे देखिए कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको हम टेबुलर फॉर्म में समझ सकते हैं। ठीक है, कि आखिरकार ये जो टेबुलर फॉर्म है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप देखोगे कि एक तरफ है हमारे कैरेक्टर्स, ठीक है, और उस कैरेक्टर्स के बिहाफ पे हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे किंगडम्स को कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सेल टाइप का। ठीक है। ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन करते समय सबसे पहले यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या देखा, सेल टाइप देखा। तो देखा वहाँ पे सेल टाइप दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रोकैरियोटिक और एक हो सकता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो जिनका सेल टाइप होता है उनको हम क्या बोल सकते हैं, मोनेरा। तो जैसे ऐसे सेल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल किस तरीके के थे, प्रोकैरियोटिक टाइप के थे, उनको हमने मोनेरा किंगडम में क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। उसी तरीके से बाकी के सारे जो थे वो क्या थे, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के लिए हमने एक अलग से कैटेगरीज बनाई। देन उसके बाद देखा हमने उसमें सेल वॉल, क्या देख सकते हैं, सेल वॉल देख सकते हैं। तो सेल वॉल जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मोनेरा किंगडम की, तो मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें जो सेल वॉल होगा वो बेसिकली किसका बना होगा, नॉन सेल्यूलोसिक, दैट मीन्स पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड्स का बना रहेगा, ना कि सेलुलोज का। तो सेलुलोज का इसमें सेल वॉल नहीं मिलता है। वही प्रोटिस्ट में क्या रहता है, कुछ में प्रेजेंट होता है,
और बाकियों में नहीं होता। बाकी अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो इसमें काइटिन से बना हुआ सेल वॉल मिलता है। किससे बना हुआ? काइटिन से। देन अगर हम प्लांटी में बात करते हैं तो इसमें सेलुलोज का बना हुआ रहता है। और एनिमेलिया जो है उस किंगडम में ये क्या रहता है? अब्सेंट होता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो ये इसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हमको उनके सेल वॉल में देखने को मिलते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एब्सेंट। क्यों? क्योंकि उसमें अनडेवलप होगा। वही जो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, उन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। वही अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है किस लेवल में मिलता है, तो मोनेरा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेलुलर लेवल का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, मतलब वो सिंगल सेल की बनी हुई होती है। वही प्रोटिस्टा में ये कैसे होते हैं? सेल के बने होते हैं, मतलब सेलुलर लेवल भी इसमें भी देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा में भी। तो प्रोटिस्टा बेसिकली यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वही फंजाई की बात करें तो मल्टी सेलुलर होते हैं वो, है ना, और उनमें लूज टिश्यू मिलता है ना, मतलब प्रॉपर टिश्यू नहीं मिलेगा उसमें। बट प्लांटी की बात करते हैं तो उसमें आपके टिश्यू और ऑर्गन दोनों ही देखने को मिल जाएंगे आपको। और एनिमेलिया में आपको टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेंगे। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। वही अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स वो अपना खाना किस तरीके से खाएंगे, है ना, तो किस तरीके से उनका फूड जो रहेगा वो क्या लेंगे? न्यूट्रिएंट लेंगे। तो मोनेरा की बात करें तो मोनेरन्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और कीमोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये अपना फूड, एनर्जी, रिसोर्स खुद बना सकते हैं। वही हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि है आपके सैप्रोफिटिक और पैरासाइट। वही अगर प्रोटिस्ट की बात करें तो ये भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। प्रोटिस्ट जो रहते हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। और बाकी ये कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये सैप्रोफाइट या फिर पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। वही अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं। एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं और इनमें होलोजोइक या फिर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको याद कर लेते हैं यहाँ पे। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर इन मोनेरा किंगडम। सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने किस में इंक्लूड किया हुआ है? मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किया गया है। और यूनिसेलुलर आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सभी को प्रोटिस्टा एक सेपरेट किंगडम दिया गया है ना। तो मोनेरा किंगडम सबसे पहले है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्टा जो है उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और फंजाई यहाँ पे हमने एक अलग ग्रुप दिया हुआ है इसको। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के इसमें स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं। वही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको हमने क्या किया था, जिनको हम सिमिलर ग्रुप में इंक्लूड कर लिया था, और उन सिमिलर ग्रुप को इंक्लूड करने के कारण क्या था, वो जो किंगडम की जो एक सिग्निफिकेंस थी, जो किंगडम का एक वर्क था, वो एक्चुअल में हट चुका था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, बहुत सारी गलतियां की थी पिछले क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमने क्या किया, जो एक जैसे थे नहीं, वो ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे थे नहीं बट उनको सिमिलर ग्रुप में रख रखा था। तो बाद में क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन सब चीज़ों को ओवरकम कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ये दो ऑर्गेनिज्म जो हैं बेसिकली इनको हमने क्या किया था, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी। तो हमने क्या किया था, इसको एल्गी में रखा हुआ था। ठीक है, विद इन प्लांट के अंदर दोनों को, है ना, दोनों यूनिसेलुलर हैं और दोनों को हमने क्या किया था, एल्गी में रखा हुआ था, और दोनों के पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और उसी तरीके से यहाँ पे देखो पैरामीशियम और अमीबा, ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको किस किंगडम में इंक्लूड किया था, पहले एनिमल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों को ही हमने यहाँ पे क्या किया था, पैरामीशियम और अमीबा को यूनिसेलुलर थे ये, और इनको एनिमल किंगडम में प्लेस कर रखा था। और
जो ये दोनों हैं क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, इनको प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया हुआ था। और बाद में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो हमने इसको क्या कर दिया, दोनों को प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी जिसके बेसिस पे हमने इसको क्या किया, प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया इसका एक और अपग्रेड वर्जन जिसको क्या बोला, 3 डोमेन सिस्टम। अब ये 3 डोमेन में क्या किया हमने, बेसिकली डोमेन्स का फॉर्मेशन कर दिया और हमने क्या किया कि जो मोनेरा था उसी को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 4 किंगडम तो ऑलरेडी है ना। 4 किंगडम तो क्या है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसको हमने एक डोमेन दिया जिसका नाम रखा हमने यूकैरियोटा। क्या रखा, यूकैरियोटा। तो यूकैरियोटा में बेसिकली यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। वही हमने क्या किया, जो बैक्टीरिया था, है ना, जो मोनेरन्स थे, उनको हमने 2 डोमेन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक को बोला हमने बैक्टीरिया और दूसरे को बोला हमने आर्किया। आर्किया दैट मीन्स आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और जो बैक्टीरिया जो हमने ग्रुप दिया ये है बेसिकली यू बैक्टीरिया। क्या है ये, यू बैक्टीरिया। तो आर्किया और यू बैक्टीरिया में फर्दर हमने मोनेरा को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल डोमेन थे वो 3 हो गए, 1, 2 एंड 3। तो आर्किया फर्स्ट डोमेन, यू बैक्टीरिया या फिर हम इसको बोलेंगे बैक्टीरिया ग्रुप, वो सेकंड डोमेन, और थर्ड ग्रुप जो था या थर्ड डोमेन जो था वो था क्या, यूकैरियोट। तो यहाँ पे आर्किया जो थे वो कैसे ऑर्गेनिजम्स थे, आर्किया ये प्रोकैरियोटिक्स थे विथ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट डिस्टिंक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड आरएनए मार्कर्स फॉर बैक्टीरिया। तो बेसिकली जो आर्किया से रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ऑब्वियसली, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और इनके जो आरएनए हैं इनमें अलग डिफरेंट टाइप के आरएनए मार्कर्स दिखते हैं। वही अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया का, जिसको हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं, बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे जिसको हम रियल बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डोमेन सिस्टम बनाए। तो 1990 में यहाँ पे कार्ल वॉइसे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या किया, 3 डोमेन सिस्टम को बताया। और ये जो सिस्टम था, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए सिस्टम बनाया। इसमें 3 डोमेन्स बनाए, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। देन इसमें किंगडम्स जो थे वो कौन कौन से थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, और इसके अलावा है हमारा एनिमेलिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम की जगह कितने किंगडम्स हो गए, 6 किंगडम्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, और इसको हमने फर्दर क्या किया, डोमेन में डिवाइड कर दिया। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम और ज़्यादा अपग्रेड होता जा रहा है ना। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है धीरे धीरे अपग्रेड होता जा रहा है, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग दैट मीन्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अब एक एक किंगडम्स को पकड़ना। एक एक किंगडम्स के बारे में हम डिटेल पे देखेंगे कि आखिरकार इन किंगडम्स की कौन कौन सी खास बातें हैं, है ना, कौन कौन से इसमें प्रॉपर्टीज मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोनेरा की। इसकी बात करेंगे मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो मोनेरा किंगडम को हम स्टडी करेंगे। तो मोनेरा किंगडम्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी एक डिटेल बता देता हूँ, है ना, कि आखिरकार ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आखिरकार वो बना कैसे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्री, है ना। तो बेसिकली ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक बेस है। तो अगर हम बात करते हैं मोनेरा की, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बताया था कि मोनेरा जो होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक हो सकते हैं। देन उसके बाद थोड़े से डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, है ना, जो एब्जॉर्प्शन, इंगेशन, डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस ये भी कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर यहाँ पे फर्दर हम क्लासिफिकेशन है और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे प्लांट, एनिमल और इसके अलावा क्या, फंजाई आ जाते हैं। तो अगर हम फंजाई की बात करें तो ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होंगे जो मोटाइल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
वही अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट जो होते हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मोनेरा की हम बात करेंगे कि आखिरकार ये मोनेरा जो है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मोनेरा होते हैं इनमें सेल वॉल मिलती है। क्या मिलती है इनके में मिलती है सेल वॉल। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल। तो दैट मीन्स इनके सेल के ऊपर एक वॉल मिलेगी, और ये जो वॉल रहेगी ये किसकी बनी हुई रहेगी, ये रहेगी पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की यहाँ पे सेल वॉल मिलने वाली है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता, इसीलिए क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इसके अंदर जो रहेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा। क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए इनके अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। और ये जो रहेगा सर्कुलर सर्कुलर क्वाइल्ड डीएनए मिलता है इनमें, है ना। और ये जो मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म में यहाँ पे सर्कुलर क्वाइल्ड डीएनए मिलने वाला है, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। यहाँ पे ये मोनेरा जो होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपके एयर, वाटर, सॉइल, स्नो और यहाँ तक कि पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं। अब देखो ये हमारे चारों तरफ है, मोनेरा के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चारों तरफ होते ही हैं, और ये पैरासाइट के फॉर्म में भी होते हैं। पैरासाइट मतलब क्या, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाके ये रह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट के फॉर्म में भी यहाँ पे रहेंगे, है ना। इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस होते हैं इन बैक्टीरिया के। तो अगर आप शेप को देखोगे तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया के यहाँ पे डायग्राम है, जैसे कि कोकई। कोकई मतलब होता है सर्कुलर शेप। बेसिलाई यहाँ पे देखो चम्मच की तरह बेसिलाई यहाँ पे शेप है ना, रॉड शेप जैसा है ये बेसिकली स्पोर है, ये जो बना है ऊपर ये स्पोर है। और बेसिलाई जो है वो बेसिकली कैसा रहता है, आपके रॉड की तरह शेप। देन स्पाइरलम में देखो इस तरीके से वेव्स भी निकल रही हैं। और विब्रियो जो है बेसिकली कॉमा की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। जो स्पाइरुलम जो होगा या फिर स्पाइरिला जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली उसके कॉर्नर्स में फ्लेजिलम जैसा स्ट्रक्चर भी देखने को हमको मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप में रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोकस की। कोकस दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म में इसको कोकई बोलेंगे, मतलब बहुत सारे सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे तो कोकई बोलेंगे। इनका जो स्फेरिकल शेप होता है, कोकस मतलब क्या, स्फेरिकल शेप। वही बेसिलस का मतलब क्या होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम स्पाइरुलम की बात करें तो स्पाइरिला प्लूरल फॉर्म है ये, और ये क्वाइल्ड बॉडीज मिलती हैं ये। देन उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे विब्रियम बैक्टीरिया जो रहेंगे वो शॉर्ट एंड स्लाइटली कर्व्ड बॉडीज रहेंगे इसमें, ठीक है। कॉमा की तरह यहाँ पे इनका शेप दिखाई देता है। तो अलग अलग टाइप के इनमें हमको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं मोनेरा किंगडम में, है ना। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं मोनेरा किंगडम के। देन अगर हम बात करें कि ये कैसे फूड गेन करते हैं, इनको फूड कैसे मिलता है, तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं, या फिर ऑटोट्रॉफिक मोनेरन्स वो, इनको हम बोलेंगे जो अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं। बट ये कैसे बनाएंगे, ये क्या करेंगे, सिंपल जो फूड होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उससे ये क्या करेंगे, सिंथेसिस कर लेते हैं खुद के फूड को। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस से फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ एंड कीमोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ और कीमोट्रॉफ दोनों ही प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। अगर हम कीमोट्रॉफ की बात कर रहे हैं तो कीमोट्रॉफ में क्या होता है, कीमोट्रॉफ में ऑक्सीडाइज होते करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया।
नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, ये 3 सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं आपके, और इनकी हेल्प से या इनको ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेते हैं, ये आपका एनर्जी, क्या बना लेते हैं, ये एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट दैट मीन्स एटीपी। तो एटीपी का प्रोडक्शन किससे करते हैं, ये नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया से, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे और एटीपी बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोट्रॉफिक। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो रहेंगे वो डेड मटेरियल से क्या करेंगे, फूड को गेन करेंगे। तो जो डेड मटेरियल होंगे, जैसे कि प्लांट के डेड मटेरियल या फिर एनिमल के डेड मटेरियल, इन डेड मटेरियल से क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे और उस फूड को धीरे धीरे क्या करेंगे, सक करेंगे। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हम सेप्रोफाइट बोलते हैं। दैट मीन्स ये दूसरे डेथ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ मोरेरल्स ऐसे होते हैं जो क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। पैरासाइट बेसिकली क्या होते हैं, जो कि लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं, है ना। पैरासाइट किसको बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलेंगे हम, जो डेड बॉडी पे डिपेंडेंट होंगे अपने फूड के लिए। पैरासाइट हम बोलेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे और वहां से फूड को गेन करेंगे। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट जो है ये स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कारण इसको नाम दिया गया है ना। देन इसके बाद आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प से, है ना, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव तरीके से, मतलब आप हमारी हेल्प करो और हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारी हेल्प करो हम आपकी हेल्प करेंगे। ये जो पर्टिकुलर नारा बोलूंगा मैं इसको, ये पर्टिकुलर चीज होती है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूसरों ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे का फायदा पहुंचाते हैं। कोई एक दूसरे से हार्म नहीं पहुंचाएंगे, दोनों एक दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोएंट। सिम्बायोएंट क्या होगा, वो 2 ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का फायदा पहुंचाएंगे। So during this association, both organisms are mutually benefited to each other. एक दूसरे को बिल्कुल वो क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे। इस टाइप के जो रिलेशनशिप्स होते हैं इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में, मोनेरा में, यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, कि मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आखिरकार वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है खुद के जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाना। तो ये यूज करते हैं फिजन का। तो बहुत ही मोस्ट कॉमन मेथड है ये रिप्रोडक्शन की। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, फिजन होता है। एक सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 सेल में। एक सेल अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 सेल में, अपने अंदर के कंटेंट को डबल करके, दैट इज कॉल्ड फिजन, ठीक है। देन इसके अलावा इनमें एक और रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्जुगेशन। तो फिजन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसी तरीके से कॉन्जुगेशन भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है इसमें पता क्या होता है, इसमें बेसिकली एक सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन इसको हम बोल सकते हैं, है ना। बाकी ये पूरी तरीके से सेक्सुअल नहीं होता, इसको सेक्सुअल टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन की जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या होगा, जैसे कि ये मैं बनाता हूँ एक बैक्टीरिया, ये वह दूसरा बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब का फॉर्म होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस होती है बेसिकली ये मोनेरन्स में मिलती है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो produced by the type of sexual reproduction which is involve a primitive type of DNA transfer। मतलब ये एक DNA ट्रांसफर की मेथड है ना। कॉन्जुगेशन में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्म होता है जिससे जो DNA होता है वो एक से दूसरे की तरफ चला जाता है, ठीक। तो ये बैक्टीरियम में होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है ये।
इसे ही हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और इसको पूरी तरीके से, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम दिया गया है कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन क्या है? एक प्रिमिटिव मेथड है जिसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेटेड ट्यूब। ओके, तो ये है हमारा सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, एक डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कॉन्जुगेशन है मोनेरा में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये स्पोर भी फॉर्म करते हैं, है ना, सेल के आसपास एक ना क्या बना लेंगे, लेयर बना लेंगे, सिस्ट बना लेंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। जब अच्छा कंडीशन नहीं रहती, जब अच्छे तरीके से फूड नहीं मिलता बैक्टीरिया को, मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को जब सही फूड नहीं मिलता, जब सही टेम्परेचर नहीं मिलता, तो उसके आसपास ये एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, और क्या बन जाते हैं, खुद स्पोर बन जाते हैं। और जैसे ही अच्छा कंडीशन आता है तो फिर क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और जैसे अच्छा कंडीशन आएगा फिर वो फूटेगा और बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, इनके बीच इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे होती है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, क्योंकि क्या किया कि डोमेन सिस्टम में हमने क्या किया था, बेसिकली इसको फर्दर डिवाइड कर दिया था मोनेरा को ही। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में हमने डिवाइड कर दिया, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार इसको हमने कैसे किया। सो बैक्टीरिया आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज यू बैक्टीरिया। तो अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है वो सबसे पुराने प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक्स होते हैं एंड दे आर फाउंड इन हार्श हैबिट। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में भी जी जाते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये बैक्टीरिया रह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमली एनवायरनमेंट का मतलब क्या, सॉल्टी एरिया। ठीक है, तो सॉल्टी एरिया में रहने वाले जो आर्कियंस होते हैं, जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं उनको हम, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स दैट मीन्स हेलो मतलब सॉल्ट, है ना। तो हेलोफाइल्स जो रहते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सट्रीमली सॉल्ट कंडीशन में रहते हैं। वही कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि बहुत ही गर्म जगह पे रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग। तो हॉट स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। वही मार्शी एरिया में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे मीथेन ज़्यादा रहता है, उसको हम बोलते हैं मीथेनोजन्स। तो इस तरीके से हम आर्की बैक्टीरिया को भी फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, फर्दर उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अगर इन बैक्टीरिया की बात करें, आर्की बैक्टीरिया की बात करें, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं, तो इनमें जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सेल्यूलोसिक, यानी सेलुलोज इसमें नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन भी नहीं मिलेगा। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर नहीं मिलती है एंड दिस अलाउ देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। और इसीलिए क्योंकि पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन की यहाँ पे लेयर बनी हुई है अच्छे तरीके से, और नॉन सेल्यूलोज लेयर है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी यहाँ पर रह जाता है। वही अगर हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया का, तो यू बैक्टीरिया जो रहेगा वो ट्रू बैक्टीरिया है। आज के समय के बैक्टीरिया, जैसे हम जिसको बैक्टीरिया बोल सकते हैं, वो यू बैक्टीरिया है। एंड इनमें एक रिजिड सेल वॉल मिलता है, और इनमें अगर फ्लेजिलम प्रेजेंट हो, तो फ्लेजिलम अगर प्रेजेंट होगा तो ये मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें रहता है। थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसी का टाइप होता है। दैट मीन्स कि यू बैक्टीरिया के अंदर भी हम क्या करेंगे, उसको फर्दर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ग्रुप बना सकते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की, कि साइनोबैक्टीरिया बेसिकली होते क्या है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम BGA भी बोलते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको हम बोला जाता है। एंड दे आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट वेयर सफिशिएंट मॉइस्चर एंड सुटेबल टेम्परेचर आर प्रेजेंट। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर हो, है ना, और इसके अलावा सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए इनके पास। ठीक, और दे ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, और जहाँ पे पॉल्यूशन फैला रहता है ना, वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाते हैं ये साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है इस तरीके से ग्रो कर जाते हैं। देन अगर हम बात करते हैं
तो ये इनके अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप में हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या रहेंगे, कॉलोनी बना के रहेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नेलिया, ठीक है। तो कुछ कॉलोनी बना के रह रहे हैं और कुछ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी एक ही सिंगल सेल सर्वाइव करता चला जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा, क्रोकोकस, जो बेसिकली यूनिसेलुलर के फॉर्म में रहेगा, है ना, साइनोबैक्टीरिया है वो। और इसके अलावा कॉलोनी की अगर हम बात करते हैं तो आपका आएगा माइक्रोसिस्टिस। ये बेसिकली वो यू बैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया के अंदर भी क्या साइनोबैक्टीरिया है, जो किसमें कॉलोनियल के फॉर्म में रहेगा, कॉलोनी बना के रहेगा। और कुछ जो रहते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, यानी कि फिलामेंट के फॉर्म में रहेंगे, जैसे कि नॉन स्टॉक एंड एनाबीना। नॉन स्टॉक एंड एनाबीना दोनों ही साइनोबैक्टीरिया हैं, जो बेसिकली फिलामेंटस फॉर्म में रहेंगे, फिलामेंट जैसे। एंड देयर कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटियस सेट। और इसमें जिलेटिन की एक शीट जो है वो मिलेगी, ठीक है, ऊपर की लेयर में। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ये अपना स्ट्रक्चर बनाते रखते हैं ये, है ना। सम ऑफ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉन स्टॉक एंड एनाबीना हैव स्पेशल सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉन स्टॉक एंड एनाबीना। अगर मैं नॉन स्टॉक और एनाबीना की बात करूँ तो आप देखोगे कि ये जो है आपके फिलामेंटस फॉर्म में मिल रहे हैं ये, है ना, मतलब सेल्स जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, ये फिलामेंट की तरह काम कर रहे हैं। बट इनमें बीच बीच में देखोगे कि एक स्पेसिफिक सेल भी मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसका। ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि जो नॉन स्टॉक जैसे एल्गी हैं वो, नॉन स्टॉक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है, बीजीए नाम है, वो नाइट्रोजन को भी फिक्स कर देते हैं, है ना। बेसिकली क्या, इनको पहले हमने रखा हुआ था, है ना, इसलिए इनको हम एल्गी मतलब नाम इसका बोल देते हैं, बट ये प्लांट में नहीं है, ये मोनेरा के साइनोबैक्टीरियाज हैं, जिसको हमने मोनेरा में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया आपको कि इसमें हेट्रोसिस्ट मिलता है, जो बेसिकली एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। और इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए मिलता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, दैट मीन्स अपना खाना ये खुद बनाते हैं। तो यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो अपना फूड खुद बना देते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि इनके अंदर मिलता है क्लोरोफिल ए। तो ये रहे साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा भी हमारा यू बैक्टीरिया में भी हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। माइकोबैक्टीरिया जो होता है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ना। अगर हमको जितनी छोटी सेल मिली है हमको, तो वो है माइकोप्लाज्मा, और इसमें सेल वॉल नहीं मिलता है ना। और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ये माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल वॉल नहीं मिल रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और ये विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रह सकता है। एंड मोस्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। अधिकतर माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं और एनिमल में डिसीज कॉज कर सकते हैं, प्लांट में भी ये डिसीज कॉज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट किंगडम की, और हमारा नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे होते हैं आपके, वो जो प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड हैं उनमें एक सेल वॉल होगी, है ना, मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा उसके अंदर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इसके अलावा उसके अंदर, है ना, सपोज करो ये है हमारा है प्रोटिस्टा का एक सेल, तो ये कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। तो यूकैरियोटिक है तो एकदम प्रॉपर न्यूक्लियस उसमें मिलने वाला है, वेल डिफाइंड इसमें मेम्ब्रेन मिलेगा, है ना, यही तो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये है न्यूक्लियस, इसमें क्या मिल रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखता हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रहा है। और इसके अलावा इसमें हमको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिल रहा है।
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनिल्स हमको देखने को मिलते हैं जो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। देन दे आर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर किंगडम। ये प्रोटिस्टा जो है बेसिकली क्या है, बीच का है ना। बीच का दैट मीन्स कि मतलब प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से नीचे क्या है आपका, मोनेरा है। तो मोनेरा जो है उसका सेल डेवलप हो गया है, तो डेवलप हो गया है मतलब मोनेरन्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। देन उसके बाद क्या आ गया, प्रोटिस्टा आ गया। तो प्रोटिस्टा के बाद जो अगले आने वाले हैं उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है ना, क्योंकि उनके बीच की ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखने को हमको यहाँ पे मिलती हैं। जैसे कि आपका फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये प्रोटिस्टा से अपग्रेडेड सेल्स में होती है। इनके सेलुलर लेवल कैसे होते हैं, आपके डेवलप्ड होते हैं। तो ये एक लिंक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं दैट मीन्स प्रोटिस्टेशियन जो होते हैं वो बेसिकली एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, एक्वेटिक, पानी में रहने वाले, ठीक है, अधिकतर पानी में रहते हैं। और कुछ जो आपके प्रोटिस्टेशियन होते हैं वो बेसिकली फ्लैजिला और सीलिया मिलता है इनमें। फ्लैजिला और सीलिया जो रहता है वो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है ना, कुछ इस तरीके से फ्लैजिला सीलिया मिलेगा। तो ये हमारा हो गया फ्लैजिला, और जो छोटे छोटे इस तरीके से मिलते हैं ये होते हैं सीलिया। तो फ्लैजिला और सीलिया से मिलते हैं जो मूवमेंट का काम करते हैं। इसके अलावा दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और अगर ये सेक्सुअली करते हैं तो इनमें क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है फ्यूजन के बाद, है ना। मतलब इनमें फ्यूजन भी होता है और जाइगोट भी फॉर्म होता है। प्रोटिस्टा के किंगडम की बात करते हैं तो इसको फर्दर हमने क्या किया है, इसको हमने क्लासिफाइड किया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है कौन कौन से होंगे, ये है हमारे क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, देन स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो बेसिकली हमने प्रोटोजोन्स जो थे उनको और ज़्यादा क्या कर लिया, क्लासिफाइड कर दिया। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के। तो क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली डायटम्स और डेस्मिड्स, इन दोनों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में, है ना। जो डेसिमिड्स होते हैं उसको हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायटम्स और डेसिमिड्स जो हैं इनको हमने क्राइसोफाइट्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, और पानी में यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फ्रेश वाटर और मरीन जो होता है वाटर, दोनों में ही ये मिल जाता है। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में ये जो क्राइसोफाइट्स के जो डायटम्स और डेस्मिड्स हैं ये मिल जाएंगे। और ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो होंगे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो क्राइसोफाइट्स के होंगे वो कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, अपना फूड खुद बनाएंगे, है ना। और जो डाइटम्स होते हैं उनको हम ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा खाना बनाएगा ये, है ना। तो फोटोसिंथेसिस बहुत बढ़िया तरीके से ये करते हैं। द सेल वॉल ऑफ डायटम्स फॉर्म आ थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप केस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल वॉल रहता है डायटम्स का, है ना, ये एक टाइप का ओवरलैपिंग सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो सेल वॉल्स हो बनेगा ऊपर, उसमें सिलिका अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। तो सिलिका अच्छे खासे अमाउंट में होगा तो ये इसके कारण क्या होगा, जो ये डायटम्स होते हैं वो क्या होंगे, वो डिस्ट्रक्ट आसानी से नहीं होंगे, तो आसानी से वो टूटेंगे नहीं। आसानी से टूटेंगे नहीं तो लंबे टाइम तक क्या होते हैं, वहीं के वहीं वो बॉटम में पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और बहुत सालों से वो वहाँ पे इकट्ठे होते चले गए हैं, ठीक। तो उनका जो है हम क्या करते हैं, उनको हम निकाल के और भी उनका यूज़ होता है ना। तो उनका यूज़ हम ना अलग अलग जगहों पे पॉलिशिंग करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए, ऑयल फिल्टर करने के लिए, सायरप फिल्टर करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, है ना। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डायएटमियस अर्थ, है ना। दैट मीन्स डायटम्स जो है वो उनकी जो बाहर की लेयर है वो क्योंकि सिलिका की बन गई है ना, उनकी सेल वॉल जो रहती है सिलिका के जैसी रहती है, बनी हुई रहती है, जिसके कारण वो थोड़ा से क्या हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आसानी से डिस्ट्रक्ट नहीं होते। तो वो इकट्ठे हो गए हैं जिनका यूज़ हम अलग अलग काम के लिए भी करते हैं,
है ना। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि जो बेसिकली क्राइसोफाइट्स के जो डायटम्स और डेसिमिड्स होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो डायटम्स तो क्या, चीफ प्रोड्यूसर्स भी इसको हम बोलते हैं, डायटम्स को, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा फूड ये बनाता है, ऑक्सीजन को मिला देता है। देन हम बात करेंगे अब अगला क्लासिफिकेशन का जो है हमारा डीनोफ्लैजिलेट्स। डीनोफ्लैजिलेट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ये भी मरीन हैं, अधिकतर ऑर्गेनिजम्स के मरीन में रहते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे। देन ये डिपेंड होते हैं किस पे, डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट प्रेजेंट इन इनर सेल एंड दे में अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इसमें भी, इस कलरों में भी ये मिल जाते हैं, ठीक है। और इनका जो सेल वॉल रहता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, इसमें सेलुलोज की एक प्लेट मिलती है। और डीनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इसमें अधिकतर के पास 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। तो 2 फ्लैजिला होगा यहाँ पे मूव करने के लिए इस तरीके से। और जो रेड डीनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं एक समय पे, है ना। तो पूरी की पूरी जो तालाब होगी, जो जो पूरी की पूरी जो पानी का रिजर्वायर होगा उसको पूरी तरीके से रेड कर देते हैं ये। तो रेड डीनोफ्लैजिलेट हमको देखने को मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। तो बेसिकली ये जो गोनियोलेक्स है ये किस कलर के होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरे के पूरे पानी में इतने सारे हो जाते हैं कि पूरा का पूरा पानी ही रेड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, रेड टाइड। तो रेड डीनोफ्लेजमेट फ्लैजिलेट जो निकलते हैं वो बेसिकली टॉक्सिस भी होते हैं, वाटर को टॉक्सिसिटी भी जनरेट करते हैं, जो कि मरीन एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं होता है, पानी में रहने वाले जीवों के लिए अच्छा नहीं होता है ये। तो कुछ टॉक्सिन्स भी ये रिलीज करते हैं। तो ये बेसिकली रेड डीनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूग्लिनॉइड्स का। तो यूग्लिनॉइड्स जो है इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। इसमें आप देखो फ्लैजिलम मिलता रहा है। ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये बेसिकली फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा इनके अगर हम बॉडी की बात करें तो इनमें प्रोटीन रिच लेयर मिलती है पैलिकल की। तो पैलिकल की एक लेयर इसमें मिलेगी जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है बॉडी को। तो इनकी जो बॉडी रहती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसको प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, पैलिकल करेगा। एंड दे हैव 2 फ्लैजिला। इनमें क्या होता है, ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ एक लॉन्ग होता है और एक ऐसा होता है शॉर्ट होता है। देन इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल भी मिलता है और इसके कारण ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, अपने फूड को खुद बना पाते हैं। और अगर ये सनलाइट नहीं मिलता है इनका तो क्या करते हैं ये एक प्रीडिएटर की तरह भी वर्क करते हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं ये, है ना। मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को फीड करके अपना जो फूड है उसको गेन करते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे ये, इस तरीके से अपने जो फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इस तरीके से वो फूड जो है वो गेन करते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। और जहाँ पे ऐसी जगह जो कि कूल होती है, मॉइस्ट होती है और सैडी प्लेसेस होती है, मतलब थोड़ी सी ठंडी जगह बहुत अच्छी रहती है इनके लिए, स्लाइम मोल्ड्स के लिए, जो छोटी ठंडी जगह होंगी। और इसके अलावा जहाँ पे टूटे हुए पत्ते, टहनियाँ, है ना, ट्विंग्स पड़े हुए रहेंगे, वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्लाइम मोल्ड वहाँ पे रहेंगे। और अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। जब इनका अच्छा समय आता है तो बिल्कुल ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे इसको, हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। बट इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, डिफाइंड शेप नहीं होता, लेकिन ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम जो रहता है मूव बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। और ये जो प्लाज्मोडियम रहता है इसमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और ये स्यूडोपोडिया रहता है इसको मूव कराने का काम भी करता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम जो रहता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्रूटनिंग बॉडी में और क्या बना लेता है, स्पोर्स बना लेता है। ये फ्रूटनिंग बॉडी आपको दिख रही है, तो ये फेवरेबल कंडीशन जो अनफेवरेबल कंडीशन में बना लेगा और फिर इसमें से स्पोर का वो क्या करेगा, स्पोर बना लेगा जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में उसको सस्टेन करके
रखेंगी। ये स्पोर्स रहते हैं वो बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और प्रीडिएटर्स और पैरासाइट दोनों ही टाइप में मिल जाते हैं। प्रीडिएटर्स मतलब क्या, प्रोटोजोन्स जो है वो सबसे पहले तो हेट्रोट्रॉप्स है ना। हेटेरोस मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो दूसरे डिपेंडेंट है, दूसरे को क्या करते हैं, ये खा सकते हैं, ये प्रीडिएटर्स के फॉर्म में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को। देन ये पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब पैरासाइट का मतलब क्या हो गया, पैरासाइट का मतलब बॉडी के अंदर जिंदा रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिंदा रहेंगे। वही अगर हम इनको बात करें तो प्रोटोजोन्स को हम 4 मेजर ग्रुप में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे हम एमोबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलेटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अमीबॉइड प्रोटोजोन की, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होंगे, जो कि वाटर सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। देन इनमें सीडोपोडिया होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, ये प्रे को कैप्चर कर सकते हैं बाहर से, है ना। जैसे कि अमीबा एंड एंट अमीबा, ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। अमीबा एंड एंट अमीबा जो है बेसिकली यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये प्रोटोजोन से अमीबॉइड प्रोटोजोन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड प्रोटोजोन की, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों टाइप के हो सकते हैं, मतलब खुद भी जिंदा रह सकते हैं या फिर दूसरों पर डिपेंड होके, दैट मीन्स एक तरीके से पैरासिटिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। इनमें फ्लैजिला मिलता है, इसलिए इसको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं। और ये पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस एक डिसीज है, स्लीपिंग सिकनेस एक डिसीज है जिसके पीछे जो है पैरासाइट हो सकता है, और ये होगा कौन सा, ट्राइपेनोसोमा। तो ट्राइपेनोसोमा जो है बेसिकली वो उसमें क्या होता है, वो एक डिसीज कॉज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीलेटेड प्रोटोजोन का। तो सीलेटेड प्रोटोजोन जो होता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं ये, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद द थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। और इनमें सीलिया हमको देखने को मिलता है जो कि फूड के कैप्चर करने में और खुद के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें एक कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलेट। तो गुलेट प्रेजेंट होती है इसमें, विच ओपन द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस एंड इज साइट ऑफ इंगेशन। ये गुलेट जो है बेसिकली किसकी तरह है, माउथ की तरह है। किसकी तरह है ये, इसके माउथ की तरह है। बॉडी में फूड को खाने के लिए अंदर अगर इंगल्फ करना है तो ये गुलेट ही काम में आता है, जैसे कि पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में हमको गुलेट देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पोरोजोन्स की। तो स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल में क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। तो स्पोरोजोन्स जो होंगे बेसिकली स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे अपने लाइफ साइकिल में, और स्पोर के फॉर्मेशन करने के बाद फिर ये अपनी लाइफ को इसी तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे। एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है प्लाज्मोडियम का। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को मलेरिया हुआ है, और ये मलेरिया जो होता है बेसिकली इसी पर्टिकुलर पैरासाइट के कारण होता है, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं, विच इज प्लाज्मोडियम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट फंजाई की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फंजाई की, तो फंजाई बेसिकली किंगडम, उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक एक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो। तो अगर हम फंजाई की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला तो क्या, ये कैसे जगह पे ग्रो होते हैं, ह्यूमिड और वार्म प्लेसेस पे। तो जो थोड़े से वार्म प्लेसेस होंगे और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी वहाँ पे होगी, तो वहाँ पे बहुत आसानी से फंजाई ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट का, तो ईस्ट ही एक्चुअल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हम फंजाई में इंक्लूड करते हैं। बाकी के जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं फिलामेंटस, फिलामेंट टाइप का। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये फिलामेंट टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये फिलामेंट फिलामेंट बने हुए रहते हैं। तो जो फिलामेंट्स जो बने हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं हाइफे। और ये जो हाइफो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं कोनिडियो फोर। और कोनिडियो फोर जो रहते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स भी सीक्रेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। तो अलग अलग टाइप के हाइफे सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हाइफा जो है एक स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो अधिकतर जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे, और देन उसके बाद फिर ये फिलामेंटस होंगे। जबकि ईस्ट जो है यहाँ पे एक्सेप्शन होता है।
इनकी बॉडी जो होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, और इनमें नेटवर्क मिलता है, और नेटवर्क जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। तो ये बेसिकली क्या बना रहा है, माइसीलियम फॉर्म करता रहता है ना। और ये जो फंजाई है, इनमें हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, मतलब ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें मिल सकते हैं। और इस टाइप के जो हाइफे होता है जिसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेप्टेट हाइफे। अब एसेप्टेट हाइफे से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ईस्ट के बारे में। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ईस्ट, है ना, सिंगल सेल्स, है ना। आप सिंगल सेल देख रहे हो यहाँ पे, रिप्रोडक्शन करते हुए देख पा रहे हो इसको, तो सिंगल सेल होता है ये, ईस्ट होता है। और मल्टी सेलुलर में आप देख पा रहे हो ये, और क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, हाइफे देख पा रहे हो। अब देखो ये जो हाइफे होगा, अगर वो कैसा होगा, कंटिन्यूस ट्यूब सिस्टम बना होगा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लियस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एप से एसेप्टेट। और एप से एसेप्टेट को एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, सीनोसाइटिक हाइफे। तो सीनोसाइटिक हाइफे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ना। तो सीनोसाइटिक हाइफे या फिर एसेप्टेट हाइफे, दैट मीन्स कि ये जो हाइफे बन रहा है ये कंटिन्यूस बन रहा है और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। कैसा साइटोप्लाज्म है इसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस से बना हुआ। इन कॉन्ट्रास्ट टू सम फंजाई, सेप्टेट और क्रॉस वाइल्ड आर प्रेजेंट इन द हाइफे, सच टाइप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड सेप्टेट हाइफे। और कुछ कुछ में इसे कैसा होता है, कुछ कुछ में ये वॉल बीच में लगा हुआ रहता है ना। तो वॉल्व के कारण क्या हो जाएगा, उसमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो सिंगल सिंगल रहेंगे। इस टाइप के हाइफे को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे। तो यहाँ पे जो हाइफे बन रहा है ये दो टाइप का हो सकता है। एक ये हो सकता है जो कंटिन्यूस ट्यूब के जैसा हो, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेड या फिर सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक साइटिक का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसके अलावा सेप्टेड हाइफे जो ओके क्या होगा, वॉल के थ्रू सेपरेटेड रहेगा, ओके। और द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। तो बेसिकली इसमें जो सेल वॉल बनेगा वो काइटिन का बनता है, ठीक है। तो काइटिन और पॉलीसेक्राइड, सेल वॉल जो मिलेगा फंजाई का वो किसका बनेगा, काइटिन या फिर पॉलीसेक्राइड का बनेगा, है ना। जो काइटिन होता है वो बेसिकली एक लॉन्ग चेन होती है, किसकी, एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमाइन। किसका होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमाइन, यानी कि आपका नैग। तो इसकी बनी हुई एक पॉलीमर की चेन होगी जो क्या बनाएगा, काइटिन बनाएगा। और इसके अलावा कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, इसका सेल वॉल बनता है। तो फंजाई के बारे में हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं फंजाई की कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं और अलग अलग तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, फूड को अपटेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे सेप्रोफाइट। तो फंजाई जो होंगे वो इन आपके जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे या फिर डेड सबस्ट्रेट होंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें ग्रो करेंगे। और जो डेड सबस्ट्रेट होगा उसका फूड को ये क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये बेसिकली। और कुछ पैरासाइट भी होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, है ना। तो लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कुछ फंजाई, जिसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। देन सिम्बायोटेंट भी होते हैं, दैट मीन्स कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल इसका क्या है, लाइकेन। कुछ फंजाई जो होते हैं वो एसोसिएट कर जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि प्लांट से, है ना। और क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। एंड फंजाई लिव एज अ सिम्बायोएंट विथ एलगी एंड इन माइकोराइजा विथ प्लांट रूट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें वो सिम्बायोसिस करते हैं। और सिम्बायोसिस में सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, ये जो आप देख रहे हो ये आपका है फंजाई और एल्गी। तो एल्गी और फंजाई आपस में ज्वाइंट है यहाँ पे। और दूसरे वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है प्लांट और ये है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा और प्लांट दोनों कैसे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं जिंदा रहने के लिए, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे प्लांट से फूड मिल जा रहा है इसको, है ना। और इसके अलावा जो फंजाई है यहाँ पे उसको क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, जिसके कारण एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की,
तो फंजाई जो होता है बेसिकली 3 मोड के थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकता है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे वेजिटेटिव मोड। वेजिटेटिव मोड में जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, ये 3 मेथड है। फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग जो मेथड्स हैं, इनके थ्रू क्या कर सकता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट में टूट जाता है ऑर्गेनिज्म और फिर बहुत सारे जो हर पार्ट रहता है वो नए नए पार्ट बना लेता है। फिजन में क्या होगा, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो अपने आप को डबल कर लेगा। बडिंग में क्या रहेगा, बड का फॉर्मेशन करेगा और बड जो है ग्रो करके फिर डिटैच हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसके अलावा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलता है ना, जिसमें कैनिडिया, कॉनिडिया, देन स्पोरेंजियोस्पोर्स और जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसे स्पोर हैं जो फॉर्म होते हैं और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। जो कॉनिडिया होता है या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स है और जू स्पोर्स है, ये क्या करेंगे, वापस से नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें इनकी जो फ्रूटनिंग बॉडी होती है वो क्या करती है, वो स्पेसिफिक टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, जैसे कि वो स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर। ये बेसिकली फ्रूटनिंग बॉडी प्रोड्यूस करेगी, है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये क्या होता है, इसको अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें 3 स्टेप्स को थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। 3 स्टेप में है हमारे पास कैरियोगेमी, मियोसिस और इसके बाद प्लाज्मोगेमी। तो 3 प्रोसेस में बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मोगेमी की, प्लाज्मोगेमी में क्या होगा। सो प्लाज्मोगेमी जो है वो बेसिकली फ्यूजन है प्रोटोप्लाज्म का, है ना। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज हो जाते हैं, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स जो होंगे वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, प्लाज्मोगेमी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ पे ये मेटिंग टाइप नेगेटिव और एक को बोलेंगे पॉजिटिव, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या बना रहा है, ये माइसीलियम है ना, जिसमें न्यूक्लियस है। ये आपस में क्या हो गया, इसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। देन क्या होगा फिर उसके बाद कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होगा कि जब प्लाज्मोगेमी हो जाएगा, मतलब उसके जो लिक्विड मटेरियल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, देन उसके बाद जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियाई हैं वो भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो अगर न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलेंगे। ठीक, तो पहले इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो पहले क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। देन उसके बाद न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। देन न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद फिर क्या करेगा, ये आपका क्या बना लेगा, ये द लास्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिक डिवीजन इन जाइगोट एंड दैट द रिजल्ट ऑफ हैप्लॉइड स्पोर आर फॉर्म्ड। इसके बाद फिर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस के थ्रू फिर वापस से हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। हैप्लॉइड स्पोर फिर क्या बनाएंगे, माइसीलिया बना लेंगे। फिर ये माइसीलिया आपस में फिर फ्यूज होंगे और फिर क्या हो जाएगा इसमें प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद फिर इसके न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर देंगे और आपका डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएंगे। फिर ये डिप्लॉइड न्यूक्लियाई फिर म्यूसिस करेंगे और फिर ये हैप्लॉइड बन जाएगा ये। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, डिवीजन होता जाता है और कंटिन्यूसली क्या होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें, फंजाई में। ठीक, देन इसके अलावा यहाँ पे एक फेज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियो फेज। अब ये डाइकैरियो फेज क्या होता है, डाइकैरियो फेज वो कंडीशन होती है जिसमें आपके जो न्यूक्लियाई रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं एक ही सेल में, और इनमें ये जो एक्चुअल में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी की बीच की स्टेज होती है। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक स्टेज होगी जिसमें ये आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, है ना। जो न्यूक्लियस है एक ही सेल के अंदर है बट वो फ्यूज नहीं कर रहे हैं। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियो फेज। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फंजाई होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटनिंग बॉडी, इसको हम फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फंजाई को हम 4 क्लास में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसोमाइसिटीज, देन ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यहाँ पे 4 टाइप फर्दर है यहाँ पे डिवीजन के लिए, मतलब उसको क्लासेस में क्या कर दिया, फर्दर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज में कौन सी प्रॉपर्टीज होंगे, बेसिडोमाइसिटीज में कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कौन सी
प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटीज जो रहते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, है ना। और इसके अलावा जो डीकेइंग वुड होता है, जो टूटा हुआ जो लकड़ियाँ हैं, मॉइस्ट और डम्प प्लेसेस हैं, वहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फाइकोमाइसिटीज मिल जाएंगे। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, है ना। प्लांट के ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट उनको हम बोलते हैं जो बिना बिना होस्ट के अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिना होस्ट पे डिपेंडेंट अपने पूरे लाइफ साइकिल को क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। तो जो फाइकोमाइसिटीज हैं बेसिकली वो प्लांट के ऑब्लिगेट आपके पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ये होते हैं। देन ये जो पैरासाइट होते हैं ये अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, किसके, विदाउट सुटेबल होस्ट के। देन दे हैव एसेप्टेट माइसीलियम, है ना। इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम होता है ना। इनका जो माइसीलियम होता है फाइकोमाइसिटीज का, उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ट्यूब जैसी माइसीलियम बनाते हैं। और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसमें वो जूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। और जो कैसा होगा, मोटाइल होगा। जूस्पोर जो होता है फाइकोमाइसिटीज प्रोड्यूस करते हैं, जो कैसा होता है, मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसके अलावा कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्लानोस्पोर्स। तो एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल होते हैं। और मोटाइल जूस्पोर भी ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम यहाँ पे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, जिसमें स्पोर के फॉर्मेशन होते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं, बॉडी के बाहर, मतलब एंडोजीनियसली बॉडी के बाहर जो है स्पोरेंजियम मिलेगा। स्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें 2 गैमेट का फ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्यूजन होगा तो उसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक आइसोगेमस हो सकता है, एन आइसोगेमस हो सकता है, और ऊगेमस हो सकता है। तो आइसोगेमस क्या होंगे, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स विच आर सिमिलर इन साइज। मतलब जो फाइकोमाइसिटीज होगा, जो ये गैमेट बनाएगा, अगर वो एक जैसे साइज के होंगे और उनके बीच में अगर फ्यूजन होगा तो उसको हम बोलेंगे आइसोगेमस। एनाइसोगेमस मतलब क्या, डिसिमिलर साइज, मतलब दोनों का साइज कैसा होगा, अलग अलग होगा, एक का थोड़ा बड़ा होगा, एक का छोटा होगा, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, एनाइसोगेमस होगा। ऊगेमस में क्या होगा, एक बहुत ही लार्ज होगा, जो कैसा है, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, और एक कैसा होगा, स्मॉल होगा, जो होगा मोटाइल मेल गैमेट। तो इस टाइप के अगर गैमेट होंगे कि एक मूव करने वाला मेल गैमेट हो और फीमेल गैमेट मूव ना करे, और ये फीमेल गैमेट मूव तो नहीं कर सकता बट लार्ज होगा, और मेल गैमेट जो होगा वो मूव कर सकता है बट स्मॉल होगा। तो इस टाइप के जो गैमेट होते हैं इनके बीच में जो फ्यूजन होता है इसको हम बोलते हैं oogamous। तो 3 टाइप के हो सकते हैं, और फ्यूजन करेंगे ये, और इसके बाद क्या बनाएंगे, आपका जाइगोस्पोर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जाइगोस्पोर बना लेंगे। तो इस तरीके से फाइकोमाइसिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो म्यूकर, राइजोपस और आपका एल्ब्यूगो, ये कुछ ऐसे फंगस हैं या फिर इसको बोलेंगे फंजाई हैं जो कि फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज जो रहते हैं इसको हम सैक फंगस भी बोलते हैं या फिर सैक फंजाई भी बोलेंगे। ये कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिटीज, है ना। सैक्रोमाइस भी बोलते हैं इसको हम, तो सैक्रोमाइसिस बोलते हैं इसको हम। और ये जो होते हैं अधिकतर इनके मल्टीसेलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम ये एस्कोमाइसिटीज है, और ईस्ट ये भी एस्कोमाइसिटीज है। जबकि म्यूकर, जिससे पहले के जो एग्जांपल्स देखे, म्यूकर और राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये फाइकोमाइसिटीज है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज का, तो ये सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर्स और इसके अलावा कोप्रोफिलस और पैरासाइट हो सकते हैं। कोप्रोफिलस वो होते हैं जो किस में होते हैं, डंग, है ना, जो कि क्या, गोबर जैसी की चीजें होती हैं उनमें ग्रो करने वाले कोप्रोफिलस होते हैं, है ना। जो डंग में ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस। पैरासाइट जो बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर क्या करेंगे, अपने आप को सस्टेन करते हैं,
सेप्रोफाइट जो मतलब कैसे होते हैं, डेड मटेरियल के ऊपर जो रहता है सेप्रोफाइट, दैट मीन्स उसको सक करते रहते हैं फूड को। इसके अलावा डीकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने का काम ये करते हैं। तो इस तरीके से क्या अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है। ये जो माइसीलियम होता है इनका ब्रांच होता है और सेप्टेट होते हैं ये, है ना, सेपरेट होते हैं, सेपरेटली रहेंगे, यूनिसेलुलर रहेंगे, दैट मीन्स मतलब सेल में एक्चुअल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉनिडिया, है ना। तो ये क्या करते हैं, एसेक्सुअली स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एसेक्सुअली प्रोडक्शन के काम आता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं ये, जो कि किस में बनता है, कोनिडियोफोर में बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होगे कि ये कोनिडियोफोर है, और कोनिडियोफोर में क्या बन रहा है, कोनिडिया बन रहा है। तो कोनिडिया जो होता है इससे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोनिडिया जो होता है वो कोनिडियोफोर में बनता है, और कोनिडियोफोर जो रहता है वो माइसीलियम से निकलता है, ठीक है। तो ये माइसीलियम है, माइसीलियम से कोनिडियोफोर निकला, कोनिडियोफोर से फिर यहाँ पे कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें मिलता है ये, और स्पेशल टाइप का इसमें स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पेशल टाइप के स्पोर बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। और ये एस्कोस्पोर जो बनता है ये एक फ्रूटनिंग बॉडी अलग से बनती है इसके लिए, है ना। इसमें देखो ये इसको स्पोर्स बन रहे हैं, बट एस्कोस्पोर बनने के लिए यहाँ पे एक अलग ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स जो रहेंगे वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम क्या बोलेंगे, एसआई। तो एसआई या फिर आपका स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे, और ये एक फ्रूटनिंग बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। तो बेसिकली ये एस्कोकार्प्स हैं, और इन एस्कोकार्प्स में अंदर क्या है, एसआई है, और एसआई जो है इसके अंदर एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर्स होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि एस्परजिलस, क्लेविकैप, देन न्यूरोस्पोरा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, जो किससे बिलोंग करते हैं, ये करते हैं एस्कोमाइसिटी से बिलोंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिडोमाइसिटीज की। बेसिडोमाइसिटीज क्या होते हैं यहाँ पे, तो बेसिडोमाइसिटीज भी स्पेशल टाइप के फंगस हैं, दैट मीन्स फंजाई किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सॉइल में, है ना, ट्री स्टम्प्स में, ठीक है, ऑन लॉग मतलब उसकी बॉडीज में, मतलब ये प्लांट जो लिविंग बॉडीज होती है ना, उनके ऊपर जो है ग्रो कर जाते हैं, है ना, सॉइल वगैरह में ग्रो कर जाते हैं। कौन, बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज रहते हैं ये ब्रांच होंगे और सेप्टेड माइसिलियम होगा इनमें, है ना, मतलब आपके जो रहेंगे माइसिलियम वो कैसा होगा, डिवाइड होगा वॉल से। देन इसके अलावा ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो है नहीं कर पाते, मतलब दे डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो बेसिडोमाइसिटीज की जो फंगस है, फंजाई है, ये क्या नहीं करते, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन इनमें देखने को हमको मिलता है। देन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपके फ्यूजन के थ्रू। तो सोमेटिक सेल या फिर वेजिटेटिव सेल्स जो रहती हैं, है ना, ये बेसिडियम से प्रोड्यूस होती हैं। इसमें बेसिडोकार्प इस नाम का स्ट्रक्चर होता है ना, जो बेसिडोकार्प में बेसिडियम बनते हैं, और बेसिडियम में ये जो सोमेटिक सेल्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाती हैं। तो बेसिडियम जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिडियो स्पोर्स फॉर्म करेगा, है ना, और बेसिडियो स्पोर जो बनेंगे वो मियोसिस के थ्रू बनेंगे जो गैमेट की तरह रहेंगे, है ना, और इसके थ्रू फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनमें। देन अगर हम बात करते हैं इसमें तो मशरूम जिसको हम क्या बोलते हैं, एगेरिकस। इसके अलावा स्मुट जो कि क्या है आपका, यूस्टेल गो, और इसके अलावा रस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूसिनिया। ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बेसिडोमाइसिटीज से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज का, कि ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है। यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो ये क्या करते हैं, सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेज ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर नॉट नोन। मतलब अभी भी हमको एक्चुअल में परफेक्ट स्टेज का नहीं पता, ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज आर नॉन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें मिलता है कि नहीं मिलता पूरी तरीके से पता नहीं है, बट एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हमको इसकी दिखाई देती हैं और मिलती हैं। एंड दे आर कॉमनली नोन एज इनपरफेक्ट फंजाई।
इसको हम इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास नहीं है, तो इन्हें हम इनपरफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। तो कोनिडिया ये बनाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो फंगस होते हैं वो, और इनमें सेप्टेट और ब्रांच माइसीलियम मिलता है ना। तो सेप्टेट माइसीलियम इनको मिलेगा, मतलब बीच में वॉल्स रहेंगे। और देन ये अधिकतर ये कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह रहते हैं और मिनरल की साइकिल में बड़ा हेल्प करते हैं। तो मिनरल्स जो होंगे उसको साइकिल करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर में ये। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बहुत ही जो जाना माना एग्जांपल है वो ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बहुत ही जाना माना है। देन उसके बाद यहाँ पे कोलेक्टो ट्राइकम और अल्टनेरिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ही जाने माने एग्जांपल्स हैं ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के, है ना। और कोनिडिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और इनमें ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव तो देखने को मिलता है, बट सेक्सुअल की जो स्टेजेस है वो देखने को अभी नहीं मिली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट किंगडम की। नेक्स्ट किंगडम है हमारा प्लांट किंगडम, ठीक है। इसका एक अलग से चैप्टर भी है जिसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, बट कुछ यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं। जो प्लांट किंगडम हो रहते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद अपना फूड बना सकते हैं। और कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को भी खाते हैं, तो वो इंसेक्टिवोर होते हैं, है ना। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का एग्जाम्पल मतलब वो दूसरे प्लांट पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि कसकटा। कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है। वही यहाँ पे वीनस फ्लाई ट्रैप और आपका ब्लेड वॉर्थ, ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये कैसे हैं, ये बेसिकली इंसेक्टिवोर हैं। इंसेक्ट जो है उनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। देन दूसरा, ये यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं और इनमें क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट जो कि इन प्लांट में मिलता है। और इसके अलावा इसमें सेल वॉल मिलती है जो कि बेसिकली किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। प्लांट जो होते हैं इनमें जो लाइफ साइकिल होती है वो दो फेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक फेज और एक को बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। तो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज और डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक फेज, ये दोनों फेज जो रहते हैं प्लांट में देखने को हमको मिलते हैं और कंटिन्यूसली ये चलते जाते हैं। और इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली दो फेज को कहते हैं। और वो फेज किस में मिलते हैं, प्लांट की लाइफ साइकिल में मिलते हैं। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेज मिलेंगे, एक मिलेगा डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक फेज और एक मिलेगा हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। दोनों कंटिन्यूसली एक के बाद एक आएंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट किंगडम में हम और भी सब ब्रांच बनाते चले जाते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फर्दर क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। इन क्लासिफिकेशन के बारे में हम जो एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें हम सभी क्लासिफिकेशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और किंगडम की जो है एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम दैट मीन्स एनिमल्स का किंगडम है ये। इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये दूसरों के खाने पे डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब दे आर हेट्रोट्रॉफिक। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इंगेस्ट कर जाते हैं, खा लेते हैं और खाने के बाद फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, है ना। बॉडी के अंदर कैविटीज होती है जिसको हम इंटरनल कैविटीज बोलते हैं, स्पेस होता है और वहाँ पे फूड जाता है और फिर वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक। और डाइजेस्ट होने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। एनिमल बॉडी फिर उसको एब्जॉर्व करती है और एब्जॉर्व करने के बाद उस एब्जॉर्व फूड मटेरियल को वो यूटिलाइज करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल में होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है। कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड को एंगल्फ करना, देन उसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट करना, फिर डाइजेस्ट होने के बाद उस मटेरियल को एब्जॉर्व करना और एब्जॉर्व करने के मटेरियल को फिर यूटिलाइज करना। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो एक्सेस फूड मटेरियल होता है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन और फैट स्टोरेज रिजर्व एनर्जी है, एक तरीके का रिजर्व फूड है ना, जिसको बाद में हम यूटिलाइज करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल, उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है ग्रोथ करने का।
उनका एक स्पेसिफिक साइज होता है, स्पेसिफिक शेप होता है ना। और अधिकतर एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म क्या कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। और इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की, बहुत ही अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, और वो हैं वायरस। वो हैं क्या, वायरस। वायरस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉन सेलुलर, मतलब जिसमें सेल ही नहीं है, जिसमें सेल ही नहीं है उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अभी तक हम मान के चल रहे थे कि जो बेसिकली क्या है, सेल होना जरूरी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बट यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि वायरस, जिसमें सेल ही नहीं है, फिर भी वो उसमें क्या करता है, वो फिर भी वो कैपेबल होता है कि वो लिविंग रिएक्शंस को कर पाए अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। तो थोड़ा सा देखते हैं कि वायरस क्या होते हैं। वायरस बेसिकली नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनको जरूरत पड़ती है होस्ट की, है ना, होस्ट बॉडी इनको चाहिए, इसीलिए ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस एक तरीके के ऑब्लिगेट पैरासाइट है क्योंकि इनको होस्ट चाहिए जिंदा रहने के लिए, अपने केमिकल कंपोजिशन को बनाए रखने के लिए इनको होस्ट जरूरी है। अगर ये होस्ट नहीं रहेगा ना तो खुद को ये डबल नहीं कर पाते। तो जब ये होस्ट नहीं, मतलब ये होस्ट में जब नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, इनर्ट फॉर्म में। इनर्ट फॉर्म में मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। जब इनको होस्ट नहीं मिलता ना तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, और जैसे ही होस्ट मिलता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिएक्शंस करने लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। एज दे इन्फेक्ट सेल, जब ये सेल को इन्फेक्ट करते हैं, है ना, ये वायरस जो होते हैं, जैसे कि ये वायरस है हमारा, ये वायरस क्या करेगा, नॉर्मल सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। तो क्या करेगा, इन्फेक्ट करने के बाद इसका जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, सेल के अंदर पहुंचा देगा, और इस पूरी सेल की मशीनरी को कब्जे में कर लेगा, और खुद को क्या करने लग जाएगा, डबल। क्या करेगा, खुद को डबल। तो बहुत ही सिंपल इसका एक तरीके का इसका तरीका है कि ये क्या करता है कि अपने आप को डबल करने के लिए होस्ट सेल पे अटैक करता है, और अंदर की पूरी मशीनरी, भाई सेल की अपनी एक मशीनरी है काम करने की, उसको क्या करेगा, उसको यूज करने लग जाएगा, और खुद को फिर बहुत सारे रेप्लिकेट कर देगा, और फिर होस्ट को ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इस तरीके से वायरस जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं बेंजर निक। तो बेंजर निक बेंजर निक ने इसको फ्लूड को, मतलब सबसे पहले उनको फ्लूड मिला जिसको उन्होंने बोला क्या, कंटेंजियम वाइवम फ्लूडियम। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो फ्लूड था ये टोबैको प्लांट से निकाला गया था, जो कि क्या कर सकता था, इन्फेक्टेड कर सकता था हेल्दी प्लांट्स को, है ना। तो यहाँ पे बेंजरनिक ने सबसे पहले उस फ्लूड को खोजा जो बेसिकली वायरस का फ्लूड था, क्योंकि अगर वो टोबैको किसी प्लांट में जाता था तो उसको क्या कर सकता था, इन्फेक्ट कर सकता था। देन उसके बाद यहाँ पे जो वायरस है उसका नाम दिया गया, और वो नाम दिया किसने, पाश्चर ने। इन्होंने उसको बोला वायरस, और वायरस का मीनिंग मतलब होता है पॉइजन, है ना, जहर टाइप का। तो पॉइजन टाइप का था ये फ्लूड, जो था पॉइजन टाइप का था, इसलिए पॉइजनस जैसा था, इसलिए इसका नाम क्या दिया, वायरस दिया। तो इसके बाद जो लेवानोवस्की थे, डीजे लेवानोवस्की, उन्होंने क्या किया, इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस जो है डिसीज, टोबैको मोज़ेक डिसीज का पता लगाया टोबैको प्लांट में। टोबैको तंबाकू का प्लांट होता है, उसमें एक डिसीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक डिसीज। उसमें उन्होंने पता लगाया बेसिकली वायरस का, है ना। इसके अलावा जो स्टेनली थे, WM स्टेनली, उन्होंने क्या किया कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में इनको क्या मिला, वायरस का स्ट्रक्चर मिला। तो स्टेनली शो द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। इन्होंने बताया कि वायरस क्रिस्टल्स के फॉर्म में भी रह सकता है, और अगर ये होस्ट ना मिले तो वो क्रिस्टल जैसा बिहेव करने लग जाता है, जो कि एक नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है। तो इस तरीके से वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलता है ना। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये बाहर के आउटर प्रोटीन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलेंगे। ये कॉलर है बेसिकली, और ये टेल है, और ये पूरा का पूरा बना हुआ है प्रोटीन से, और इसके अंदर जो होगा जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। सो अ वायरस कंसिस्ट अ प्रोटीन कोट। ये क्या बनता है, इसमें प्रोटीन कोट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड।
कैप्सिड इसमें देखने को मिलेगा और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो या तो डीएनए होगा या तो फिर क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो दोनों ही टाइप के जेनेटिक मटेरियल इसमें देखने को मिलते हैं। तो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, बट वो स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं, है ना, जिसमें आरएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। देखो अधिकतर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, वो इन्फेक्शियस होता है, मतलब वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। जनरली वायरस विच इन्फेक्ट प्लांट, मतलब ऐसे वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये क्या हो सकता है, ये उनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए और डीएनए हो सकता है। तो जितने भी प्लांट वायरसेस हैं उनमें अमूमन में अधिकतर में आरएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। जबकि एनिमल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखने को हमको मिल जाते हैं। वायरस जो होता है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, बैक्टीरिया को भी हमला कर देते हैं। और ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को हमला कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज का ही है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके में क्या मिलते हैं, कैप्सिड्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पे एक वायरस का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये है कैप्सिड्स, है ना। तो कैप्सिड बनेंगे ये। सो द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। तो ये जो है आपके कैप्सिड बना हुआ है और इसके जो यूनिट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। तो कैप्सोमियर से क्या मिलेगा, कैप्सिड बनेगा, जो बेसिकली क्या होता है आपके प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, मतलब ये प्लांट वायरस है। क्या है ये, प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है हमको, और जो कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर क्या होगा, कैप्सोमियर्स की लेयर होगी। ठीक है, देन द नंबर ऑफ कैप्सोमियर वेरीज इन डिफरेंट वायरस। अलग अलग वायरस में जो है कैप्सोमियर्स के नंबर ज़्यादा या कम हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं और जो कि हेलिकल फॉर्म या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्री फॉर्म में होते हैं। तो ये बेसिकली हेलिकल फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। वायरस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ये डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि मम्पस, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ये सभी के सभी वायरस से डिसीज होते हैं ये सभी। और ये जो इन्फेक्शन जो होता है ना, प्लांट में भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि आपका वो मोज़ेक फॉर्म कर लेते हैं, पत्तियां जो होती हैं रोलिंग हो जाती है, कर्ल हो जाती है, लीफ कलर जो होता है येलो हो जाता है उनका। वेन जो होता है प्लांट का, लीफ में जो वेन्स होती है ना वो सही तरीके से कलर नहीं हो पाती हैं, प्लांट जो है छोटा रह जाता है, और या फिर उसमें ग्रोथ जो है पूरी प्रॉपर नहीं होती। ये सब एक्चुअल में सिम्टम्स होते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लांट में क्या हो गया है, वायरस ने अटैक कर दिया है। अगर हमारी बॉडी में या फिर एनिमल की बॉडी में अगर अटैक करते हैं तो उसमें हमको सिम्टम्स देखने को मिलते ही हैं, जैसे मम्पस, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में भी ये देखने को मिलता है। तो अलग अलग यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वायरॉइड की। तो वायरॉइड जो है वो बेसिकली और छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। यहाँ पे हमने बात की वायरस की, तो वायरस बेसिकली क्या है, प्रोटीन प्लस डीएनए या फिर प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो वायरस है। अगर हम वायरॉइड की बात करते हैं तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड शॉर्ट आरएनए होते हैं, है ना। और दे आर इन्फेक्शियस एजेंट, बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट कर लेते हैं, है ना। और ये जो वायरॉइड होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं वायरस से, और इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, इनमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है। एंड आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स इज लो मॉलिक्यूलर वेट, ये बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और ये डिसीज कॉज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल डिसीज जो है वो बेसिकली वायरॉइड के कारण ही होती है। ओके, तो ये हो गए हमारे वायरॉइड जो बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं।
और ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनके ऊपर प्रोटीन नहीं होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे लाइकेन्स की। तो लाइकेन्स बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। तो एल्गी और फंजाई जो होते हैं आपस में एसोसिएट करके क्या बनाते हैं, लाइकेन्स बनाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एल्गल कंपोनेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, क्योंकि वो प्लांट मटेरियल है। और फंगल कंपोनेंट जो होता है वो होगा माइकोबायोंट। तो माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, लाइकेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हुए चलते हैं। एल्गल जो पार्ट रहता है वो फूड जो बनाता है, और जो फंजाई होता है या फिर फंगी होता है वो बेसिकली शेल्टर बनाता है, जो एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है मिनरल्स के, वाटर के। ठीक है, तो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्व करने में फंजाई हेल्प कर देगा, और एल्गी जो है या एल्गी जो है वो बेसिकली फूड प्रिपेयर करेगा। देन एज लाइकेन्स आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूनेंट। यहाँ पे देखो, ये जो लाइकेन्स होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एयर पॉल्यूशन के अगेंस्ट में, एंड डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। जहाँ पे भी पॉल्यूटेड एरिया होगा वहाँ पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर कहीं पे लाइकेन ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक अच्छा पॉल्यूशन के लिए एक इंडिकेटर हमको बन के निकलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर में पूरा कंप्लीट इसी तरीके से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।